Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum class and welcome back to lecture number 10 for the course of partial differential equations. अच्छा, आज की जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हम टू डायमेंशनल हीट और वेव इक्वेशन की जनरलाइजेशन पे डिस्कशन होगी हमारी। ठीक है। इससे पहले जो हमने हीट कंडक्शन इक्वेशन कैलकुलेट किया था तो उसमें सिर्फ दो वेरिएबल थे, एक वेरिएबल टी था और दूसरा था वेरिएबल एक्स। तो वेरिएबल टी is for the time and x is the spatial variable। तो वो जो हमारा प्रॉब्लम था वो वन डायमेंशनल प्रॉब्लम था, उसमें हमारे साथ स्पेस का वेरिएबल एक ही था, जिससे हम यानी किसी रॉड में हीट कंडक्शन को मॉडल कर सकते थे। ठीक है। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स की जनरलाइजेशन करेंगे टू डायमेंशनल प्रॉब्लम्स के लिए, जब हमारे साथ स्पेस के वेरिएबल एक्स और वाई दो होंगे। लेकिन अ, हमारा जो अप्रोच होगा तो वो बेसिकली डिराइवेटिव्स की जो लिमिटिंग डेफिनेशन है उनको अंडरस्टैंड करेंगे और उस कॉन्सेप्ट को मैच करेंगे जो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग या न्यूटन लॉ ऑफ हीटिंग है उनके साथ। और एनालॉगसली उसी का जो टू डायमेंशनल वर्जन है उसको यूटिलाइज करके टू डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है। So the objective of this lecture is to design one-dimensional heat flow problem. I mean to revise the one-dimensional problem and construct the conceptual molecule of the structure. The second objective is understanding the conceptual molecule in two-dimensional case. ठीक है। And the third objective is to combine these two concepts and to construct the two-dimensional heat flow problem. So these are the objective of our lecture, for today's lecture. सबसे पहले बात करते हैं वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन पे। जिस तरह से हमने डिराइव किया हुआ था तो वन डायमेंशनल हीट फ्लो प्रॉब्लम की जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इसी तरह का एक पीडीई है, यू टी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर यू डबल एक्स, यू एट 0t is equal to t1, u at lt is equal to t2 and u of x0 is equal to f of x। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक रॉड हो जिसकी लेंथ हो l और उसी रॉड को हम x एक्सिस पर इस तरह प्लेस कर ले कि उसका एक एंड एट x इज इक्वल टू 0 आ जाए, दूसरा एंड आ जाए एट x इज इक्वल टू l। तो for different values of x means different points of the rod shows different temperature configuration। और जो प्रोफाइल है टेम्परेचर का वो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, ये आप लोग जहन में रखिए कि ये जो हमने इक्वेशन कैलकुलेट किया हुआ था यू टी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर यू डबल एक्स, ये इक्वेशन हमने कौन सा रूल अप्लाई करके डिराइव किया हुआ था? हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट को हमने यूटिलाइज किया हुआ था और उसी के बेस पे हमने ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डिजाइन किया हुआ था। अच्छा, सेकंड इक्वेशन पे जो एस्टिमेट्स है वो हमें एंड के टेम्परेचर्स के बारे में बता रहे हैं कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 मींस लेफ्ट एंड पे जो रॉड का टेम्परेचर फिक्स टेम्परेचर हमने रखा हुआ है वो है T1, दूसरे एंड पे यानी एट एक्स इज इक्वल टू L पे टेम्परेचर हमने रखा हुआ है T2 और इनिशियली जो रॉड की जो टेम्परेचर है वो एफ ऑफ एक्स, स्मॉल एफ ऑफ एक्स से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कोई गिवन क्वांटिटी होगी या जो इनिशियल रॉड का जो टेम्परेचर है मींस 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो भी टेम्परेचर है तो वो हमें नॉन एक क्वांटिटी होगी। ये है वन डायमेंशनल हीट फ्लो प्रॉब्लम। इसके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कंसीडर कर ले यू टी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर यू डबल एक्स और इसी इक्वेशन का जो लिमिटिंग
डिफिनीशन है डिराइवेटिव्स का वो अप्लाई कर लें। ठीक है, यानी यू टी मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू टी हैव समथिंग some shape like this thing. Limit h equals to 0 u of t plus h minus u of t divided by h. This is the limiting definition of the derivative of u with respect to t. ठीक है, आप लोग ऑलरेडी इसी से फेमिलियर हो ऑलरेडी। यानी एच अप्रोच टू जीरो पे ये जो क्वांटिटी है ये कन्वर्ट हो जाती है यू टी पे। ठीक है, अच्छा यू डबल एक्स की भी एक लिमिटिंग डिफिनीशन है हमारे साथ, तो उसको भी यानी नोटेशन वो नोटेशन भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। अब अल्फा स्क्वायर हमने इक्वेशन की अपनी पोजीशन पर रख लिया और यू डबल एक्स की जो वैल्यू है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो 1 बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर u of x minus del x minus 2 multiplied by u of xt plus u of x plus del x comma t। अच्छा इसमें टाइम वेरिएबल भी इन्वॉल्व है, स्टूडेंट्स थोड़ा सा करेक्शन कर लिया यहाँ पर। x माइनस डेल्टा x कामा t x प्लस डेल्टा x कामा t माइनस 2 u of xt। ठीक है, दिस इज द डिफिनीशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब अज्यूम कर ले कि हम h को और डेल्टा x को फिक्स एक क्वांटिटी रख रहे हैं, मींस उसको अप्रोच टू जीरो नहीं कर रहे, यानी h हमने रखा फॉर एग्जांपल 0.5, डेल्टा x हमने रखा 0.2, यानी एक कम्पैक्ट या हमने एक कांस्टेंट एक क्वांटिटी रख ली। तो ये जो रिलेशन है ये रिलेशन कुछ इस तरह दिखेगा, u ऑफ x t प्लस h माइनस u ऑफ x t डिवाइड बाय h इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर 1 बाय डेल x स्क्वायर u of x minus del x comma t minus 2 u of xt plus u of x plus del xt। ठीक है, ये इक्वेशन इस तरह दिखेगा। अच्छा राइट हैंड साइड जो इक्वेशन का है इसमें स्लाइड सी मॉडिफिकेशन करने के बाद हमें ये पता चलता है कि u एट x t plus h minus u at x t divided by h is equal to alpha square 2 divided by del x square into u at x minus delta x comma t plus u at x plus delta x comma t divided by 2 minus u of xt। ठीक है, ये हमारे साथ इसी शेप में जो वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन है वो उसकी अगर हम नॉन लिमिटिंग केस देखेंगे तो वो इसी शेप में होगा। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड जो हमें शो कर रहा है तो वो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम शो कर रहा है, मींस के एच टाइम के बाद जो टेम्परेचर है मींस ये क्वांटिटी और ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को अगर हम एच पे डिवाइड करते हैं तो दिस इज ऑफ कोर्स द स्लोप ऑफ द टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अच्छा ये क्वांटिटी इक्विवेलेंट है सम कांस्टेंट इनटू दिस थिंग माइनस दिस थिंग। ठीक है, अच्छा पहला जो टर्म है वो है u एट x माइनस डेल्टा एक्स कामा टी प्लस यू एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा टी डिवाइड बाई 2। अच्छा ये जो भी चीजें हैं लेकिन ये दो डिफरेंट क्वांटिटीज का एवरेज है। ठीक है, यानी ये एक क्वांटिटी हो गई प्लस दिस इज अनदर क्वांटिटी divided by 2 means the average of two different quantities, and the quantities are the temperature at two different points at the same time। दो different points पे temperature का average है असल में। ठीक है, और u of xt is temperature between these two points। ठीक है, अच्छा इसी शेप को आप जहन में रख लें। अभी जाएंगे जो कंटिन्यूस ये क्योंकि लिमिटिंग केस का एक नॉन लिमिटिंग केस है कंटिन्यूस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अभी
थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर इसका किस तरह होगा। अच्छा, जो कंटिन्यूस सोल्यूशन था हमारे साथ जो हमने कैलकुलेट किया हुआ था, तो वो इसी तरह था। मींस ये एक एग्जांपल है सोल्यूशन का। तो इसकी इंटरप्रिटेशन हम किस तरह कर रहे थे कि ये हमारा टाइम एक्सिस है एंड दिस इज और एक्स एक्सिस। ठीक है, सो एक्स एक्सिस पे हमने एक रॉड रखा हुआ है जिसका टेम्परेचर एट टाइम t इज इक्वल टू 0 डिफरेंट पॉइंट्स पे ये टेम्परेचर्स है। रेड डॉट्स जहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 रॉड का जो टेम्परेचर है वो इन्हीं पॉइंट से, यानी द हाइट ऑफ दीज पॉइंट्स, जितनी हाइट ज्यादा होगी उसी पॉइंट की उतनी हाई टेम्परेचर होगी। ठीक है, these are actually the temperatures at time t is equal to 0। अब टाइम t is equal to 0.5 पे इसी पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है, मींस द न्यू टेम्परेचर इज स्लाइटली स्मॉलर देन द प्रीवियस टेम्परेचर। ठीक है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन हम इस तरह कर रहे थे। ये तो कंटिन्यूअस इक्वेशंस का सॉल्यूशन था। अगर हम इस डिस्क्रीट शेप का सॉल्यूशन देखेंगे तो डिस्क्रीट शेप के सॉल्यूशन के लिए हमें इसी डोमेन को, यानी x और t जिस पे हम सॉल्यूशन को प्लॉट कर रहे हैं, इसी डोमेन को डेल्टा x और h के डिफरेंस के साथ डिवाइड करना होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये डोमेन ले लूंगा 0 1 2 0 3। ठीक है, यहाँ पर x का डोमेन है मेरे साथ 0 to 1 और टाइम का डोमेन है मेरे साथ 0 to 3। ठीक है, इसी डोमेन को सपोज मैं डेल्टा x यूज कर लेता हूँ 0.2 और डेल्टा t यूज कर लेता हूँ 0.5। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक डिस्क्रीट ग्रिड मिलेगा, इस तरह की एक शेप मिल जाएगी। ठीक है, यानी हमने इसी इसी डोमेन को डिफरेंट पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा टी एक्सिस है। ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 ये पॉइंट, ये हमारे साथ इन्हीं पॉइंट्स पे हम इनिशियल टेम्परेचर लिख लेंगे। एट टाइम t इज इक्वल टू 0.5 जो टेम्परेचर होगा वो इन्हीं पॉइंट्स पे रख लेंगे। ठीक है, इस तरह हर एक कॉर्नर पे अज्यूम कर ले कि एक न्यूमेरिकल एंट्री पड़ी हुई है और वो न्यूमेरिकल एंट्री है द टेम्परेचर एट दीज कोऑर्डिनेट्स। मींस ये जो कॉर्नर है इसका x कंपोनेंट है 0.4 और y कंपोनेंट है 1.5। ठीक है, सो u at 0.4 and 1.5 means the temperature at this corner। ठीक है, तो हर एक कॉर्नर पे अगर मैं इसका टेम्परेचर इस तरह लिख लूं। ठीक है, ग्रेड की समझ आ गई। अच्छा, अब जाहिर ही बात है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा टी के जो साइज है वो डिसाइड करेंगे कि इस ग्रिड में कितने पॉइंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल करंट जो ग्रिड है हमारे साथ, इसमें हमारे साथ है 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 7 6 आर 42 ग्रिड पॉइंट्स है हमारे साथ। ठीक है, 42 न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी हमारे साथ इस पे। अगर फॉर एग्जांपल डेल्टा एक्स और डेल्टा टी की डिफरेंट वैल्यूज हम यूज करेंगे तो फिर जाहिर ही बात है कि ग्रिड पॉइंट्स भी ज्यादा होंगे। ठीक है, अब अज्यूम कर ले कि मैं एक हर एक पॉइंट पे, हर एक कॉर्नर पे जो रॉड की टेम्परेचर है वो टेम्परेचर लिख दूं। ठीक है, अच्छा टेम्परेचर अगर इस तरह की ग्रिड की डिवीजन होगी तो हर एक पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो इस तरह, ये रेड डॉट्स जो नजर आ रहे हैं हमारे साथ, इस तरह डिस्क्रीट शेप में एक डेटा होगी। ठीक है, इस डेटा को
एक मैट्रिक्स शेप में भी देख लेते हैं। मैंने एक कॉलम ले लिया टी का, उसमें मैंने वैल्यूज रख लिए टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0.5, 1, 1.5, 2, 2.53 मीन्स टाइम के डोमेन को मैंने, जो कि 0 to 3 था, मैंने 0.5 टी, मैंने h इज इक्वल टू मैंने रखा 0.5, तो 7.6 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, सो द कॉलम, द इंडेक्स ऑफ द कॉलम रिप्रेजेंट द टाइम, द टाइम, द टाइम इंडेक्स। इस तरह जो हमारा स्पेस का वेरिएबल था वो मैंने डिवाइड कर लिया 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1 मीन्स 0.2 डेल्टा एक्स की वैल्यू रख ली और 0 to 1 जितने भी पॉइंट्स बन रहे थे सारे बना लिए। ठीक है, अब हर एक कॉर्नर पे, ये जो कॉर्नर्स है, हर एक कॉर्नर पे जो एंट्री आएगी वो ये एंट्रीज आ जाएगी। एट x is equal to 0 and time t is equal to 0, टेम्परेचर is 0। ठीक है, x is equal to 0 और टाइम t is equal to 0, टेम्परेचर पर all values of the time and at x is equal to 0 is 0। ठीक है, तो ये सारा कॉलम 0, इस तरह ये सारा कॉलम 0। बाकी के पॉइंट्स के जो टेम्परेचर है, ग्रिड पॉइंट्स पे जो टेम्परेचर है, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर मैं लिखूंगा तो वो इस तरह एक मैट्रिक्स की शेप में मेरे साथ होंगे, जिसका जो ग्राफ है वो इसी तरह होगा। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक के स्टोरी समझ आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये कुछ एंट्रीज को मैंने रेड किया हुआ है। कैन यू गेस व्हाई? क्यों? इन एंट्रीज का आपस में क्या कनेक्शन है? ठीक है, तो असल में इसी स्ट्रक्चर का आपस में कनेक्शन है, और वो कनेक्शन हमें जो डिस्क्रीट शेप है ना इक्वेशन का, उसमें आसानी से नजर आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रीट शेप की तरफ जाते हैं। डिस्क्रीट शेप किस तरह होगा? u x t plus 0.5 minus u at x t divided by 0.5 is equal to alpha square 2 divided by 0.2 whole square, u at x minus 0.2 t plus u at x plus 0.2 t divided by 2 minus u at x t। ठीक है, ये रिलेशन 4 पॉइंट्स पे टेम्परेचर की वैल्यूज को आपस में कनेक्ट कर रहा है। सपोज ये 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 सेंटर का जो जो पॉइंट है, ये हमारे साथ ग्रिड का कोई भी पॉइंट है, मैं अज्यूम कर लूंगा ये पॉइंट है। ठीक है, सो अगर ये पॉइंट u एट एक्स टी है, तो इससे लेफ्ट वाला पॉइंट क्या होगा? उसका कोऑर्डिनेट होगा x माइनस 0.2, टाइम का कोऑर्डिनेट वही सेम रहेगा। अच्छा, इस पार्टिकल का, इसी का पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो एट x प्लस 0.2 कामा टी इस तरह होगा। ठीक है, अगर x और t में आप ग्रेड्स की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, फॉर एग्जांपल x यहां पर आपने रख लिया 0.8 और t रख लिया 1, तो क्योंकि ये कंसेक्यूटिव दो ग्रेड्स है, तो ये हमारा बनेगा 0.61, ये हमारा बनेगा 1, ठीक है, 0.8 से माइनस 0.2 और प्लस 0.2। अच्छा, ये एट टाइम t के लिए वैल्यू है, तो जो नेक्स्ट रो में जो वैल्यू होगी वो एट टाइम t इज इक्वल टू t प्लस 0.5 के लिए होगी। ठीक है, तो ये रेड जो वैल्यू है ये है u एट x एन टू t प्लस 0.5। ठीक है, अब जाते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की तरफ। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट यह है कि अगर दो पार्टिकल्स कनेक्टेड हो आपस में, ठीक है, जिस तरह से ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, ये दोनों आपस में
कनेक्टेड है। ठीक है, अगर दो पार्टिकल आपस में कनेक्टेड हो या दो बॉडीज आपस में कनेक्टेड हो, तो अगर एक का टेम्परेचर हो T1 दूसरे का टेम्परेचर हो T2, तो इनमें से अगर T1 और T2 सेम ना हो तो टेम्परेचर फ्लो करना शुरू करेगा फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। ठीक है, और उसकी फ्लो की जो रफ्तार होगी वो जो फोरियर लॉ है थर्मल कंडक्टिविटी और डिफ्यूजन की वाली जो मामलात है उन सबको मिला के उन सबको मद्देनजर रख के वो डिफ्यूजन होगी हीट की। ठीक है, अब उसको अज्यूम कर ले, सपोज ये एक पार्टिकल है जिसकी टेम्परेचर है U8X T, ये इसी पार्टिकल के साथ भी कनेक्टेड है और इसी पार्टिकल के साथ भी कनेक्टेड है। सपोज इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T2 और इसका टेम्परेचर है T3। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की स्टेटमेंट अब किस तरह होगी? ठीक है, T1, T2 और T3 के हिसाब से टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हम इस पार्टिकल के टेम्परेचर को ट्रेस आउट कर रहे हैं कि इस पार्टिकल का टेम्परेचर किस तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें बता रहा है कि टेम्परेचर एट द लेफ्ट पार्टिकल और टेम्परेचर एट द राइट पार्टिकल दोनों का एवरेज और सेंट्रल पार्टिकल का टेम्परेचर, राइट साइड पे जो दो पार्टिकल्स हैं उनके टेम्परेचर का एवरेज और जो सेंटर पार्टिकल है उस पार्टिकल का जो एग्जैक्ट टेम्परेचर है वो दोनों आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे कि जो सेंट्रल पार्टिकल है इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। कैसे डिसाइड करेंगे? फॉर एग्जांपल एवरेज दोनों पार्टिकल्स का एवरेज सेंट्रल पार्टिकल के टेम्परेचर से ज्यादा आ जाता है। अगर ज्यादा आ जाता है तो ये जो एंट्री है ये इससे ग्रेटर आ गई, ब्रैकेट के अंदर जो एंट्री है ये सारी पॉजिटिव आ गई। U8X T प्लस 0.5 माइनस U8X T डिवाइड बाई 0.5 ये होगा पॉजिटिव, मींस इसी पार्टिकल का जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज होगा। ठीक है, ये उसी केसेस में जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे जो पार्टिकल्स है उनके टेम्परेचर का एवरेज सेंट्रल पार्टिकल के टेम्परेचर से ज्यादा हो। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इन दोनों का एवरेज इसी पार्टिकल के टेम्परेचर से कम हो तो हीट इसी डायरेक्शन में भी फ्लो करना शुरू कर देगा और इसी डायरेक्शन में भी फ्लो करना शुरू कर देगा और वो फ्लो यानी T1 और T3 के टेम्परेचर बढ़ते जाएंगे, T2 डिग्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये फिनोमेना हमें नजर आ रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल ये एवरेज इससे कम हो तो जो रेट ऑफ चेंज है टेम्परेचर का वो निगेटिव आएगा, मींस द टेम्परेचर of T2 will start decreasing। ठीक है, मामलात कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। ठीक है, अब इसी आइडिया को हमने टू डायमेंशनल में भी इम्प्लीमेंट करना है तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन उस तरह नहीं किया यानी मीन्स आपको समझ नहीं आया तो आप मेरी एक्सप्लेनेशन से इंडिपेंडेंट होके दोबारा से अपने तौर पर इसको देखें। ठीक है, तो आई थिंक कि वो जो आपका अप्रोच होगा तो वो और भी ज़बरदस्त होगा। ठीक है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि यानी किसी न किसी तरीके से जो कॉन्सेप्ट है इसी चीज़ का वो सबकी जो माइंड से उनमें प्लांट कर दूँ। ठीक है, लेकिन रमज़ान है तो उस तरह से वो डिस्कशन के लिए अल्फाज और सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स वो उस तरह नहीं मिल रहे जिस तरह मिलने चाहिए। बहरहाल आई एम ट्राइंग। ओके, अच्छा इसके अलावा ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है अगर इसको हम थोड़ा सा मींस के मॉडिफाइड कर लें, मींस ये 0.5 हमने यहाँ पर मल्टीप्लाइड कर लिया और ये माइनस यू ऑफ एक्स टी हम ले आए इस साइड पर प्लस यू ऑफ एक्स टी बन जाएगा। तो किस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा? हमें इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा U8X
t plus 0.5 is equal to u at xt plus 0.5 multiplied by 2 multiplied by this thing, all these quantity. ठीक है, तो एक साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे साथ सिर्फ इसी पार्टिकल का टेम्परेचर बच जाएगा, u at x एंड t इज इक्वल टू 0.5, और राइट हैंड साइड पे इन तीनों पार्टिकल्स का टेम्परेचर हमें मालूम होगा। मींस के हमारे साथ एक्सप्रेशन में इन तीनों पार्टिकल्स के टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, यानी ये इंफॉर्मेशन यूज हो रही है। सो दिस इज द ये इंफॉर्मेशन एक मिनट में हाईलाइटर उठाऊं, ये इंफॉर्मेशन यूज हो रही है, ये इंफॉर्मेशन यूज हो रही है, इस तरह ये इंफॉर्मेशन यूज हो रही है। अच्छा, ये जो क्वांटिटी है ये भी इसी साइड पे आ जाएगी। ठीक है, तो जितने भी टेम्परेचर के इंफॉर्मेशन यूज हो रहे हैं तो वो इसी पार्टिकल के इंफॉर्मेशन, इसी पार्टिकल के इंफॉर्मेशन और इसी पार्टिकल के इंफॉर्मेशन यूज हो रहे हैं। ठीक है, और इन तीनों इंफॉर्मेशन से हमें क्या मिल रहा है, इस रेड पार्टिकल का टेम्परेचर। ठीक है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज 3 पॉइंट्स वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर एट दिस पॉइंट। ठीक है, अगर इन तीनों के टेम्परेचर्स पता हो तो ये अल्फा स्क्वायर और ये इनके दरमियान फासले, इन सब चीजों को यूज करके जो नेक्स्ट ग्रिड पॉइंट है उस पे हम टेम्परेचर की अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। ये एक्सप्रेशन हमें ये बता रहा है। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं कंप्यूटेशनल मॉलिक्यूल। इन तीनों का टेम्परेचर पता हो तो आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू h, इसी पार्टिकल का जो टेम्परेचर है जो हम नेक्स्ट रो में लिख रहे हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं उस मैट्रिक्स नोटेशन की शेप में जहां पर मैंने कुछ एंट्रीज हाईलाइट की हुई थी। ठीक है, ये टेम्परेचर हमें पता है, ये टेम्परेचर हमें पता है, ये टेम्परेचर हमें पता है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस रिलेशन। इस रिलेशन की मॉडिफाइड शेप को यूज करके हम ये जो एंट्री है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप लोग यानी अब यहाँ पे सेल्फ लर्निंग वाली बात है कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 ये जो सारा टेम्परेचर है, एट x इज इक्वल टू 0 और पर ऑल टाइम t मींस लेफ्ट एंड पे जो टेम्परेचर है वो हमारे साथ 0 है। ये तो सबको पता है, ये तो इनिशियल कंडीशंस में हमने प्रूव किया हुआ था। ठीक है, मींस के इनिशियल कंडीशन से हमने डिसाइड किया हुआ था। अच्छा, एट x इज इक्वल टू 1 लेफ्ट राइट साइड पे जो टेम्परेचर है वो भी 0 है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 जो टेम्परेचर है वो भी हमें पता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें पता है। सो अगर ये सारी इंफॉर्मेशन पता है तो इस मॉलिक्यूल को यूज करने के मींस इस मॉलिक्यूल को अगर हम यूज करेंगे तो क्या हम ये बाकी की वैल्यूज डिसाइड कर सकते हैं? आंसर इज यस। इस मॉलिक्यूल को पहले यानी इन पॉइंट्स पे, एक मिनट में मार्कर उठाऊं, किधर है मार्कर, ये मॉलिक्यूल को सबसे पहले इस पॉइंट पे अप्लाई कर ले इन तीनों पे, तो आपको ये जो टेम्परेचर है ये मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसको एक यूनिट टुवर्ड द राइट शिफ्ट कर ले, इन तीनों पे अप्लाई कर ले तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह आप ये भी कैलकुलेट कर जाएंगे, ये भी कैलकुलेट कर जाएंगे। रिपीट द सेम स्टेप एंड यू विल गेट दीज टेम्परेचर्स। ठीक है, तो बार बार रिपीट करने के बाद क्या होगा कि जो डिस्क्रीट मेश है उसमें हमारे साथ जो टेम्परेचर की प्रोफाइल है वो सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो रहा वन डायमेंशनल केस में मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि टू डायमेंशनल में क्या सिचुएशन होगी। सपोज हमारे साथ एक पार्टिकल है सेंटर पे जो पड़ा हुआ है ए। ठीक है, इसका टेम्परेचर है u एट x y and t। ठीक है, पहले
इस पार्टिकल के साथ दो क्वांटिटीज कनेक्टेड थी, एक क्वांटिटी यू एट एक्स माइनस डेल्टा एक्स और दूसरी क्वांटिटी यू एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। और ये जो क्वांटिटीज थी ये दोनों एक्स एक डायरेक्शन में आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थी। सपोज वाई डायरेक्शन में भी इसके साथ दो और क्वांटिटीज कनेक्टेड है, एक क्वांटिटी है ये बी और दूसरी क्वांटिटी है सी। ठीक है, तो क्योंकि ये बी और सी वाई डायरेक्शन में है तो इसको मैं लिख लूंगा कि अगर इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई और टी तो इसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई प्लस डेल वाई टी। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई माइनस डेल वाई टी। क्लियर हो गया? अच्छा, पार्टिकल ई और पार्टिकल एफ दीज आर इन द एक्स डायरेक्शन। इनके टेम्परेचर हम रिप्रेजेंट करेंगे यू एट एक्स माइनस डेल्टा एक्स वाई टी, यू एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई टी। ठीक है, अच्छा ये रेड कलर का जो एटम नजर आ रहा है इसको फिलहाल आप इग्नोर कर लें। ठीक है, अच्छा अब सपोज ए बी सी और ई एफ सारे पार्टिकल्स के टेम्परेचर हमें पता है, तो अगर ए का टेम्परेचर देखना हो कि ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो हमें किन चीजों को देखना होगा? ऑफ कोर्स हमें प्रीवियस जो हमने एनालिसिस की उसको यूज करना होगा। ठीक है, इन दोनों का इन दोनों की वजह से यानी ई और एफ की वजह से जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो भी काउंट होगा, और सी और बी की वजह से जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो भी काउंट होगा, क्योंकि अब चार पार्टिकल्स कनेक्टेड है एक पार्टिकल के साथ। ठीक है, पहले दो कनेक्टेड थे तो दो का जो एवरेज था उसी हिसाब से टेम्परेचर चेंज हो रहा था यू का। अब चार कनेक्टेड है तो चारों का जो एवरेज होगा उसी के हिसाब से कनेक्टेड होगा। ठीक है, सो द इफेक्ट ऑफ ई एफ प्लस द इफेक्ट ऑफ सी बी, ठीक है, ये दोनों इफेक्ट्स मिलकर ए का टेम्परेचर डिसाइड करेंगे। तो टू डायमेंशन का कंसेप्ट यूज करते हुए मैं ये लिख सकता हूं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द टेम्परेचर at a specific point xyt is equivalent to the effect of the E and F। इफेक्ट ऑफ ई एंड एफ है अल्फा स्क्वायर, मींस के दोनों का जो एवरेज का जो डिफरेंस है उस टेम्परेचर के साथ और अल्फा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। ठीक है, प्लस द इफेक्ट ऑफ बी एंड सी। इफेक्ट ऑफ बी है y प्लस डेल्टा वाई, y माइनस डेल्टा वाई उनके कोऑर्डिनेट्स है, सो द इफेक्ट ऑफ बी एंड ई इज दिस वन। ठीक है, पहले दोनों पार्टिकल का इफेक्ट है ये और बाकी दो पार्टिकल्स का इफेक्ट है ये। ठीक है, रीअरेंज कर ले, व्हाट विल यू गेट? यू एट एक्स वाई टी प्लस एच माइनस यू एट एक्स टी डिवाइड बाई एच इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर वन बाय डेल एक्स स्क्वायर दिस थिंग प्लस अल्फा स्क्वायर वन बाय डेल वाई स्क्वायर इनटू दिस थिंग। ठीक है जी, अब मजा आएगा। अब हमने क्या करना है, अप्लाई कर ले, h अप्रोच टू जीरो, डेल्टा x अप्रोच टू जीरो, डेल्टा y अप्रोच टू जीरो, व्हाट विल यू गेट? You will get ut is equal to alpha square u double x plus u double y। ठीक है, so this is the two dimensional heat conduction problem। ठीक है, अच्छा ये कौन सी किस तरह की ऑब्जेक्ट्स पे ये एप्लीकेबल होगा? ये रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट्स पर एप्लीकेबल होगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स को हमने रखना किस तरह है? सपोज एक साइड का लेंथ है l, दूसरे का लेंथ है l डैश, तो उसी ऑब्जेक्ट को हमने एक्स वाई प्लेन पे इसी तरह रखना होगा कि एक कार्नर आ जाए 0 0 पे और वाई एक्सिस पे उसका आए एल प्राइम, एक्स एक्सिस पे उसका आए एल लेंथ। ठीक है, ये तो रहा हमारा स्ट्रक्चर। अब रिकॉल कर ले रॉड में हीट कंडक्शन के
प्रॉब्लम को। रॉड में हीट का जो टेम्परेचर था उसके साथ हमने कंडीशन किस तरह की ली हुई थी, हमने एक एंड पे भी टेम्परेचर रखा हुआ था T1, दूसरे एंड पर भी टेम्परेचर हमने रखा हुआ था। अब हमारे साथ एंड्स नहीं है बल्कि पूरे पूरे साइड्स है। एक साइड है ये येलो साइड, ठीक है, दूसरा साइड है ये, थर्ड साइड इज दिस वन एंड द फोर्थ साइड इज दिस वन। चार साइड्स है, चार डिफरेंट एजेस है हमारे साथ रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट के। तो चारों एजेस पे हमने डिफरेंट, सपोज एक एज पे मैंने टेम्परेचर रखा T1, दूसरे एज पे रखा T2, तीसरे एज पे रखा T3 और चौथे एज पे रखा T4, ठीक है। और इनिशियली रॉड का जो टेम्परेचर है वो हो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई के शेप में। तो फिर तो टेम्परेचर चेंज होगा ना इसी रेक्टेंगुलर प्लेट के हर एक पॉइंट का। तो वो जो चेंज होगा वो कौन सा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, वो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। डिटेल से उस पर बात होगी कि फिर सोल्यूशन, अब क्योंकि तीन वेरिएबल्स आ रहे हैं तो तीन वेरिएबल्स में सोल्यूशन किस तरह होगा उसको देखेंगे, किस तरह सोचेंगे उसको किस तरह, ठीक है। तो बाउंड्रीज कंडीशन भी हमें चाहिए होगी, इस रॉड का इनिशियल टेम्परेचर भी हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए मैं सिंपली बाउंड्री कंडीशंस आपको बताऊं कि u at 0 at x is equal to 0 और for all value of y and t is equal to f1 of y, ठीक है। एक एंड पे मैंने, यानी u at 0 y, ये कौन सा साइड है, x is equal to 0, इसी पॉइंट पे x is equal to 0 है और for all values of y मींस इस एज की बात हो रही है, ठीक है। इस पे मैंने टेम्परेचर रखा f1 ऑफ y, ठीक है। इस एंड पे जो हमारा टेम्परेचर होगा उसको हम कहेंगे f1 ऑफ y। सपोज मैंने f1 ऑफ y कांस्टेंट भी हो सकता है और y पर डिपेंडेंट भी हो सकता है, ठीक है। दोनों तरह की चीजों पे बात करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पर ओवरऑल सारे एज पे 100 टेम्परेचर रखा हुआ है तो f1 ऑफ y इज इक्वल टू 100 होगा, या अगर y स्क्वायर रखा हुआ है तो वो फिर f1 ऑफ y इज इक्वल टू y स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इस साइड के जो कोऑर्डिनेट्स है इस पे x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू एक वेरिएबल वैल्यू है। इस तरह टाइम भी चेंज हो रहा है इसी एज पे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स है u एट 0 y और t, उसी साइड पे टेम्परेचर हमारा f1 है। अच्छा, एट x इज इक्वल टू l रेफर्स टू दिस पॉइंट, l और y इस साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस पे हमने टेम्परेचर को रखा f2 एट y, ठीक है। The third side of the rectangular shape is u at x, y is equal to 0 and for all time t is equal to g1 of x, which refers to this side, ठीक है। इस साइड पे हमने रखा g1 of x, सिमिलरली इस साइड पे हमने रखा g2 of x। तो आ, इसी फिनोमेना में एक बार रिपीट कर देता हूँ कि एक सपोज रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है हमारे साथ। एक साइड पे मैंने टेम्परेचर रखा हो f1, दूसरे साइड पे मैंने रखा हो f2, थर्ड साइड पे G1, फोर्थ साइड पे G2, ठीक है। ये चारों टेम्परेचर मैंने इन एंड्स पे रख दिए। इनिशियली इस रॉड का टेम्परेचर सपोज 100 है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेम्परेचर चेंज होना शुरू कर देगा, ठीक है। वो टेम्परेचर ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, उस सॉल्यूशन को ये चारों बाउंड्री कंडीशंस भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। और ये इनिशियल कंडीशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए। u एट एक्स वाई मीन्स ऑल पॉइंट्स ऑफ दिस डोमेन u एट एक्स वाई, ठीक है। सारे पॉइंट्स पे जो टेम्परेचर है वो हमें दिया गया है स्मॉल f ऑफ एक्स वाई, ठीक है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0,
इस प्लेट का जो टेम्परेचर था वो हमें इसी फंक्शन में दिया गया है एफ ऑफ एक्स वाई में, जो नॉन क्वांटिटी है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इनिशियल टाइम पे इसका टेम्परेचर हो 100, तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई विल बी इक्वल टू 100। तो दिस इज द टू डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन। आई होप सो कि आपने कुछ ना कुछ इसको समझ लिया होगा। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीकों से भी डिराइव कर सकते हैं, मींस के जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है तो उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन फिर उसी शेप में थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये जो मालिक्यूल के स्ट्रक्चर का जो तरीका था, ये तरीका मुझे अच्छा लगा कि मुझे मेरे जहन में था कि आई के हो सकता है स्टूडेंट्स इसी तरीके से ये वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन के दरमियान जो कनेक्शन है इसको समझ ले। दूसरा इसका फायदा ये भी हो गया कि सपोज आपको कुछ पॉइंट्स पे, यानी ये जो येलो बॉर्डर्स है, जो इनिशियल टेम्परेचर और बाउंड्री टेम्परेचर अगर आपको पता हो, तो अल्फा स्क्वायर और वो चीज़ें भी पता हो, तो कंप्यूटेशनल मॉलिक्यूल को यूज़ करते हुए आप बाकी टाइम्स पे जो टेम्परेचर्स है उसको भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि इसकी जो डिराइवेशन है वो सबको समझ आ गई होगी। अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे कम्प्लेक्सिटी है, समझ नहीं आ रहा, तो यू कैन आस्क क्वेश्चन एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। ओके, सो एक मिनट में ज़रा टाइम देख लो, 5:30। ओके, सो आई थिंक के आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बाकी के चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।